बात अब कर लेते हैं सिंहासन के घमासान की, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है। मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मतदान आपको करना है, लेकिन उससे पहले तैयारी भी करनी है। कल वोटिंग होगी, 199 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 5,26,90,146 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, ईवीएम में कैद करेंगे इन प्रत्याशियों की किस्मत। लेकिन उससे पहले मतदान कर्मी भी तो तैयार होने चाहिए। उन मतदान कर्मियों को पहले प्रशिक्षण दिया गया है, उसके बाद 2 चरणों में मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच बाकायदा चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर रुककर, हालांकि टोकन भी इनको दिए जाएंगे। जब एक चेक पोस्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर सब कुछ चेक किया जाएगा, वहां से सब कुछ ठीक पाया जाएगा तो फिर आगे रवाना इन वाहनों को किया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग पड़ाव पर विधानसभा क्षेत्रों में चेकिंग के बाद ये वाहन पहुंच पाएंगे। प्रदेश के कुल मिलाकर 1875 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भाग्य विधाता मतदाता करेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं लाइव सीधे। निर्मल जी, क्योंकि सुबह से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों को, उन मतदाताओं को तस्वीरें दिखा रहा है कि आपको मतदान करना है, लेकिन आपके मतदान के लिए मतदान कर्मियों को भी तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि मतदान दलों को चेकिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ रवाना किया जा रहा है। अभी आपके पास कुछ नई जानकारी है, क्योंकि पहला चरण तो लगभग पूरा हो चुका होगा, अब दूसरे चरण की बारी होगी। बिल्कुल, देखिए दीपिका, सबसे पहले तो सुप्रभात। राजस्थान और चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ है, तो निश्चित तौर पर इसके इंतजामात भी बहुत ही भव्य होने वाले हैं, वृहद होने वाले हैं और हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से प्रदेश की तमाम जो मतदाता हैं उनसे अपील करेंगे कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। कल मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपकी उंगली का निशान ये तय करेगा कि आप किस को सत्ता में चाहते हैं, कौन आपके लिए सत्ता का संचालन करेगा, सत्ता को चलाएगा प्रदेश की को, किस तरह के नीतिगत निर्णय होंगे, क्या आने वाले 5 वर्षों का परिदृश्य होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर पहला जो चरण है वो संपन्न हो चुका है। दीपिका, मतदान दल रवाना हो चुके हैं, पहुंच रहे हैं, जगह जगह उनके लिए इंतजामात किए गए, टोकन की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ विनोद चौहान मौजूद, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और लगातार बहुत बारीकी से, खासकर जयपुर जिले की बात करें तो बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम निर्वाचन को लेके हुए हैं। विनोद, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से आपने एक मुस्तैदी से, जिस तरह से पिछले दिनों में लगातार रिपोर्टिंग की है, किस तरह के हालात हैं? मतदान दल रवाना हो चुके हैं, क्या तैयारियां रहनी है और कब तक सब मतदान दल है उनको रिपोर्ट करना है वहाँ जा करके? देखिए, रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। सुबह 7:30 बजे अपने मतदान दल रवाना हो गए थे। उन मतदान दलों को अभी रवाना किया गया है जो जयपुर जिले के हैं। जयपुर शहर की जो टीमें हैं वो दूसरी पारी में रवाना होंगी, यानी 11 बज चुके हैं, अब उनकी पारी है और 2 बजे तक उन्हें रवाना होना है। जो मतदान दल रवाना हुए हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं बीच में। देखिए, चेक पॉइंट बनाए गए हैं, चेक पॉइंट पर देखा जा रहा है कि कितनी पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं, किस रूप में पहुंची हैं, और एक टोकन देना है। वो टोकन देने के बाद तफ्तीश होगी कि आप वास्तव में वही लोग हैं। बड़ी बात यह है, जिस रूट से आप जा रहे हैं, कल मतदान समाप्ति के बाद जब ईवीएम संग्रहण होगा तो आपको उसी रूट से वापस आना है। और यहाँ कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में 19 विधानसभाओं की जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो पहुँचेंगी, ईवीएम जमा कराएंगी। यानी देखिए, अब 25 तारीख से लेकर के और 3 तारीख सुबह 8 बजे तक कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज पे निगाह रहेंगी। उससे पहले के जो 48 घंटे हैं उनमें एक बड़ी प्रक्रिया ये रहेगी कि मतदान चुनाव जो है वो संपन्न हो आदर्श आचार संहिता के बीच। एक ये बड़ी चुनौती है निर्वाचन विभाग के लिए, पुलिस विभाग के लिए, उन तमाम अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो पिछले 45 दिन से इस चीज़ को देख रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न कराए जाएँ और निष्पक्षता से सारी चीज़ें हों। बड़ी बात यह भी रही है कि 19 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से अभी तक घटनाक्रम चला है, चुनाव प्रचार के दौरान कोई बड़ी घटना या अप्रिय घटना सामने नहीं आई। बिल्कुल विनोद, मैं एक बार दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। हमारे साथ अभिषेक भी हैं दीपिका, अभिषेक से बात करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, इधर आइए प्लीज। अभिषेक हमारे वरिष्ठ साथी हैं और लगातार इनका भी फोकस रहा है कि किस तरह से चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कैसे संपन्न कराया जाए, पारदर्शिता से संपन्न कराया जाए। बहुत सारे संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ भी हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, देखिए, जब चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है दीपिका, उसके बाद
प्रलोभन या उपहारों का एक बिल्कुल। दौर ऐसी परंपरा रही है और इसको बहुत ही इस तरह की जो परंपरा रही है निश्चित तौर पर उसको लोकतंत्र पे धब्बा जरूर कह सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी मतदाताओं को लुभाने रिझाने के प्रयास विभिन्न तरीके से होते रहे। अभिषेक चूंकि हमारे यहाँ आबकारी भी देखते हैं, अभिषेक देखिए कल जो था सूखा दिवस भी घोषित कर दिया गया है और 25 को कल मतदान होगा, 25 को शाम तक सूखा दिवस रहेगा। किस तरह की सूचनाएं आपको अभी तक मिली हैं? क्या शराब, क्योंकि शराब को बहुत बड़ा हथियार मानते हैं बहुत सारी जगह कि भाई शराब बांट देंगे तो मतदाता को प्रलोभन देकर के हम शराब के एवज में मत ले लेंगे, इस तरह की कोई सूचना आई है? क्या सूचना है तो उनमें किस तरह की कार्रवाई और किस तरह की आबकारी विभाग के स्तर पर तैयारी? देखिए, आबकारी विभाग की ओर से जब इस तरह की सूचना ये आई है कि जो प्रदेश है, खासकर जो हरियाणा है या पंजाब है या मध्य प्रदेश है, जो अपने सीमावर्ती राज्य है, वहाँ से अवैध शराब आने की जो सूचनाएं मिलती है उसके आधार पर कार्रवाई होती है और समय समय पर जब्ती भी की गई है। इस बार आबकारी विभाग ने क्या किया है, वो जो होलोग्राम सिस्टम है उस होलोग्राम सिस्टम को और मजबूत किया है। होलोग्राम सिस्टम में बाकायदा जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि जो होलोग्राम है, होलोग्राम किसी भी शराब की बोतल पे इस बात का मानक है कि ये शराब जो है राजस्थान में ही उत्पादित और राजस्थान में ही बिक्री के लिए, लेकिन होलोग्राम चोरी की, होलोग्राम नष्ट होने की जो शिकायतें आती थी उस पर सख्ती से निपटा गया है। उसमें ये आदेश आबकारी आयुक्त की तरफ से दिए गए हैं कि उत्पादन इकाई का जो है उसकी जिम्मेदारी होगी और उसकी जेब से उसकी वसूली की जाएगी। तो आबकारी विभाग मुस्तैद है। उधर जो कल जो मतदान होना है उसको लेकर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी कमर कस ली है। सभी प्रत्याशी अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुट गए हैं कि किस तरह से कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतदान कराएं और खासकर जो उनके टारगेट ग्रुप है, जो उनके टारगेट इलाके हैं, जो लगते हैं कि इनकी परंपरागत वोट बैंक है, उनको किस तरह से घर से निकालें। तो कल जो है उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है और देर रात तक यही रणनीति रहेगी, बनाई जाएगी किस तरह से कार्यकर्ता जो है मतदाताओं को बुला के लाए, क्योंकि जो फोकस ये अधिक से अधिक मतदान किया जाए। खासकर भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा अपनी जीत तब मानती है जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। तो भाजपा प्रत्याशियों की भी ये कोशिश है कि अधिक से अधिक मतदान कराया जाए और कांग्रेस के जो टारगेट ग्रुप्स हैं उनको भी घर से बाहर निकाला जाए। देखिए, इसने बहुत बड़ी बात कही अभिषेक ने, अब दीपिका की मतदान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना कि अंगुली पर निशान आप अगर नहीं लगवा सकते तो फिर आपके पास किसी के ऊपर 5 साल तक उंगली उठाने का भी आपको अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि फला अमुक प्रत्याशी ऐसा था, उसने ये कर दिया, वो हमारी जो अपेक्षाएं थी मतदाताओं की, उसको क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, तो आपको उसके लिए मतदान तो करना होगा। जब आप मतदान करेंगे तभी ये तय होगा कि उस क्षेत्र के विकास की जो पूरी जो धुरी जो तय होगी, पूरे 5 साल का जो एक पूरा सिस्टम तय होगा, तभी तय होगा जब आप अधिक से अधिक मतदान करेंगे। लगातार निर्वाचन विभाग भी इस बात की कोशिश करता रहा है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बार बार नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से उनको बार बार ये कहा गया है। आपने यहाँ पर कही यहाँ एक खास बात ये भी है कि सी विजिल ऐप के जरिए इस बार मतदाता बेहद जागरूक नजर आए। सी विजिल ऐप के जरिए वीडियो पोस्ट कर, फोटो पोस्ट कर, वहां पर लिखित में शिकायत भी मतदाताओं की तरफ से काफी की गई है, जिसकी चुनाव आयोग ने तारीफ भी की है और कार्रवाई भी उसी आधार पर हुई है। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए पिछली बार भी ये कोशिश की गई थी, इस बार उसको और परिष्कृत तरीके से और तकनीक सम्मत तरीके से करने की कोशिश की है। मतदाता रोचकता महसूस करे मतदान के दौरान, उसके लिए क्या गया, उसके सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप आएं, अपनी उंगली का निशान दिखाएं, अपनी सेल्फी लें। विभिन्न, चाहे फर्स्ट इंडिया न्यूज हो या दूसरे अन्य जो चैनल हैं, जो अखबार हैं, उन्होंने भी इस बात की कोशिश की है कि मतदाता अगर मतदान करे तो अपनी उंगली के निशान सहित अपनी फोटो भेजे, हम उसको प्रकाशित करेंगे, प्रसारित करेंगे, ताकि वो उत्साहित हो और एक ऐसा महायज्ञ, इसको इस तरह से माने कि एक उत्सव है। देखिए, मतदान एक उत्सव की तरह है, इसको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आपको बार बार पछतावा हो, आपको बार बार बाद में पूरे 5 साल तक आप पछताते रहे कि मैंने वोट नहीं दिया, मैं अमुक प्रत्याशी को मेरे यहाँ चाहता था, अमुक पार्टी के प्रत्याशी को चाहता था। हाँ, अभिषेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं निर्मल इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि कई बार इस तरह की खबरें आती है किसी इलाके विशेष से, किसी गांव से, कि वो मतदान का बहिष्कार करते हैं किसी मांग को लेकर। कोई चिर परिचित मांग है कि कहीं सड़क बननी है, कहीं नाली होनी है, कहीं कुछ होना है, उसको लेकर मतदान का बहिष्कार करते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतदान का बहिष्कार करने के बजाय मतदान करना चाहिए और मतदान जब करे तो इसी मुद्दे मतदान करे जो उनकी मांग है। लेकिन मतदान का बहिष्कार करना किसी तरह से, मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, किसी तरह सही नहीं। विनोद से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। विनोद, कल देवउठनी 11 अबूझ सावा कहा जाता है, ऐसे उदाहरण रहे कि अब चूंकि जिनके कल शादियां थी तो निश्चित तौर पर जो दुल्हन है वो आज ही अपने ससुराल पहुंचेगी, आज ससुराल पहुंचेगी। विभिन्न तरह के रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, उनको निभाने होते हैं दूल्हा दुल्हन को। कल उसको मतदान भी करना है। क्या इस तरह के कुछ रोचक आपने कुछ नज़ारे, ऐसे दृश्य देखे हैं या इस तरह की बातें सामने आई हैं कि
अमुक जो शादी हुई थी उसमें जो दुल्हन थी वो मतदान करने वापस अपने एक दिन बाद ही अपने पियर आएगी, या उसको मतदान की कोई व्यवस्था की गई है, या दूल्हा दुल्हन जो इस तरह, क्योंकि ये पारिवारिक परिवार में एक माहौल होता है, वैवाहिक जो माहौल होता है बहुत ही एक अविस्मरणीय माहौल होता है, क्योंकि जीवन में इस तरह के अवसर आते नहीं, उसको जीवन में एक बार विवाह जैसी उसको रस्म निभानी होती है। तो इस तरह की रोचक नज़ारे क्या देखने को मिले हैं, इस तरह की रोचक तथ्य सामने आए हैं, या इस तरह की कोई जिला प्रशासन के पास भी इस तरह की चीज़ें पहुंचे कि हाँ हमको मतदान करना है, सो तमाम इन सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, जिला प्रशासन के पास 70,000 का आंकड़ा है जिनकी शादी हो चुकी है। नवविवाहित जोड़े जो हैं वो प्रदेश में 70,000 जोड़े हैं जो मतदान करेंगे। ये डाटा तो जिला प्रशासन के बाद है, लेकिन हमने जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है सभी साथियों ने राजस्थान में, तो ये बातें सामने आई है कि जो नवविवाहित जोड़े कल परिणय सूत्र में बंधे हैं उनमें से अधिकतर का यही कहना था कि मैं वोट कास्ट जरूर करूंगा या वोट कास्ट जरूर करूंगी। इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए मतदान जरूरी है, और नवविवाहित जोड़ों ने ये तय किया है कि चाहे वो ससुराल से जाकर पीहर में मतदान करें, लेकिन मतदान जरूरी है। क्योंकि देखिए, पढ़ी लिखी जनता है, एजुकेटेड जनता है, और आपको बड़ी बात ये बता दूं कि शेखावाटी में सबसे ज़्यादा नवविवाहित जोड़े मतदान करेंगे, ये बात सामने आ रही है। देखिए कितनी एक बड़ी रोचक बात है कि बिल्कुल। जब एक नवविवाहिता अपने ससुराल जाती है तो उसको अपने पियर की तो चिंता इस बात की है कि वहाँ जाके मतदान करे तो कम से कम वो उस प्रत्याशी को तो मतदान कर पाएगी जो पीछे से जो उसका जो ननिहाल पक्ष था, जो उसका पियर पक्ष था, कम से कम वहाँ के जो विकास की उस जिले की, उस गांव की, उस पूरे क्षेत्र के अगर विकास की बात हो तो बहुत अच्छे आंकड़े विनोद ने बताया कि 70,000 से ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं, इस तरह के नवविवाह जोड़े रजिस्टर हुए हैं। देखिए विनोद, एक और रोचक तथ्य ये है, लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव में जुड़े, तो क्या जितने की एक तो पोलिंग पार्टी है उनको प्रशिक्षण का उनका कार्यक्रम किस तरह से रहा, क्या उनको ये बताया गया कि जिस तरह की व्यवस्था की 2 घंटे इस बार मतदान का जो समय 2 घंटे बढ़ाया गया, पहले सुबह 8 से 5 हुआ करता था, अब 7 से शाम को 6 बजे तक है, इसका तो कितना तो इसका असर पड़ेगा, और इसके लिए किस तरह की तैयारी, किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है? देखिए, 3 चरणों में प्रशिक्षण पूरा हुआ है। जो आज अंतिम चरण था उसमें खुलकर बताया गया है कि मतदाता जब मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा वो ईवीएम पे बटन दबाएगा और वीवीपैट पर एक स्लिप निकलेगी, यानी इस प्रक्रिया में केवल 7 सेकंड का समय रहेगा, 7 सेकंड। उन 7 सेकंड में वोट डालने के बाद मतदाता को अपना क्रमांक उस वीवीपैट में देखना है, पर्ची गिरी या नहीं, पर्ची गिरते ही वेबकास्टिंग हो गई, मतलब उसका वोट डल गया, ये सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये नवाचार किए गए हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पूरे राजस्थान में इस बात का उत्सव भी मनाया गया है कि निर्वाचन विभाग ने होम वोटिंग की सुविधा दी। 62,000 से अधिक आवेदन आए, जिनमें से 99% ने घर से मतदान किया। वो चेहरे भी थे जो 25-25 साल से वोट नहीं दे सके, उनको वहाँ से मतदान केंद्र तक ले जाने वाला कोई नहीं था। इस बार पोलिंग पार्टियाँ उनके घर पहुँची, वहाँ वोट डलवाया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये सब जो नवाचार हुए हैं, और 2 घंटे का जो समय बढ़ाया गया है वो निश्चित तौर पर कारगर होगा। देखिए, हमेशा ये होता था कि 5 बजे मतदान केंद्र पर एक लंबी कतार लगती थी, और वो लंबी कतार माना जाता था कि ये कतार खत्म होगी, कब खत्म होगी, टाइम निकल जाता था। मतदाताओं को कक्ष में तो ले लिया जाता था, लेकिन दूसरे मतदाताओं को फिर प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन अब जो 2 घंटे का समय बढ़ाया गया है वो निश्चित तौर पर मतदाता के लिए भी बेहतर है, और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में बड़ा योगदान कारगर साबित होगा। देखिए दीपिका, इसमें एक खास बात और भी है, क्योंकि कल प्रचार समाप्त हो गया था, कल शाम को प्रचार का अंतिम समय था, समाप्त हो चुका। बहुत शानदार तरीके से सभी प्रत्याशियों ने, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ताकत झोंक दी सत्ता को हासिल करने की, जीतने की। देखिए, आज एक नया पूरा दौर है कि लगातार घर घर जाकर के जो जनसंपर्क जो है, वो जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो प्रचार प्रसार के दौरान एक तो आपने समूह के अंदर अपनी बात जाकर कही, और एक आप हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां पर कहेंगे कि आप मेरे पक्ष में जाकर मतदान डालें, उसका बड़ा व्यापक असर होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो लास्ट में जो किया जाता है, चाहे वो एग्जामिनेशन की बात हो किसी तरह की, तो अंत में जो पढ़ के जाते हैं बड़ा काम का साबित होता है। अभिषेक, सवाल बड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज चूंकि घर घर जनसंपर्क की स्थिति है, लगातार आप विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर गए हैं, तो कोशिश मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो उन प्रत्याशियों को मिल रहा है घर घर जाने का। देखिए, आज जो निर्वाचन आयोग उसने छूट दी है कि वो घर घर जाके वोट मांग सकते हैं, तो प्रत्याशी भी जा रहे हैं। प्रत्याशी इलाके बांट दिए हैं, जैसे प्रत्याशी है तो प्रत्याशी की पत्नी है वो अलग जा रही हैं, जो बेटा है बेटी है वो अलग जा रहे हैं, रिश्तेदार हैं, कार्यकर्ता। तो आज सभी प्रत्याशियों की ये कोशिश है कि हर घर तक पहुँचा जाए, उनको कन्विंस किया जाए। कोई अगर हारा हुआ प्रत्याशी है और सत्तारूढ़ पार्टी का रहा है तो वो ये गिना रहा है कि मैंने 5 साल में मैं भले ही हार गया था, लेकिन मैंने काम कितने कराए, जनता से जुड़ा रहा, मैं जनता से जुड़ा रहा, जनता से जुड़ा
चुनाव को वो अपने 5 साल के बताते हैं और ये भी कहते हैं कि हम जो अगर जीत गए तो ये काम करेंगे। तो ये जो पर्सनल कन्विंसिंग है वो चल रही है। इसके अलावा जो विधायक है, विधायक भी अपने काम गिना रहा है। तो ये लगातार ये काम चल रहा है और ये जो पूरा चुनाव रहा है निर्मल, ये बड़ा हर तरह से जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के बड़े नेता आए, कई तरह की बातें हुई, कई रोचक नारे दिए गए। अभी मैं आ रहा था तो सांगानेर जो इलाका है वहाँ पे एक रोचक पोस्टर लगा हुआ है। अब वो पोस्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने लगाया है या उनके किसी समर्थक ने लगाया या किसने लगाया भगवान जाने, लेकिन उसमें लिखा हुआ है दिल्ली में नरेंद्र और सांगानेर में पुष्पेंद्र। तो ये अपने आप में बड़ा रोचक है। रोचक है। कहाँ भाजपा और कहाँ कांग्रेस की बात की जा रही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे भी पूछूंगा विनोद। घर घर जनसंपर्क का दौर चल रहा है, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में अमूमन 2-2.5 लाख मतदाता होते हैं, सबको तो कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और यूं माने कि एक परिवार में 5 भी मतदाता हैं तो आप 25-30 हज़ार घरों में तो नहीं जा सकते। लेकिन जिन भी घरों में जा रहे हैं, उन घरों में जब आप डोर टू डोर जनसंपर्क करते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट आता है और क्या कोई रोचक संस्मरण आपने देखा इस दौर में आज? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने कहा कि अंतिम पायदान, यदि अंतिम बार की गई पढ़ाई कारगर साबित होती है, तो आज का दिन उनके लिए, प्रत्याशियों के लिए विशेष इसलिए। देखिए, आज जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि मुख्य रूप से उन स्थानों को टच किया जा रहा है जहां विरोधी माने जा रहे हैं। देखिए, घर वालों को तो मनाने की बात पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वो इलाके प्रत्याशी के हिसाब से जहां पर विरोधी वोट डालेंगे या जहां विरोध ज़्यादा है, तो आज चंद घंटों में उनको शक्ल दिखाने के बाद ये तय माना जा रहा है कि कल मैं आया था, कल आपको वोट डालना है। तो 24 घंटे की जो रणनीति है वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है। बड़ी बात। देखो दीपिका, क्या होता है कि जब हम एक बार तो मतदाता को हम सामूहिक अपील करें, लाउड स्पीकर्स के जरिए हम अपील कर रहे हैं कि हमें आप मत दें, हम आपके लिए ये करेंगे, घोषणा पत्र आ जाते हैं पार्टीज के, व्यक्तिगत निवेदन हो जाते हैं, समूह में निवेदन हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रासंगिक है कि जब आप एक बार अंत में चारा दिखाते हैं, किसी के कंधे पे आप जाके हाथ रखते हैं, विनोद ध्यान रखना भाई कल मतदान मेरे ही पक्ष में करना, तो ये बड़ा कारगर भी होता है और बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, इसका प्रभाव बहुत होता है। तो निश्चित तौर पर आज घर घर जनसंपर्क का जो है उसमें प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी की बीवी, प्रत्याशी का बेटा, उसकी बेटी, उसके जो भी तमाम जो रिश्तेदार हैं, उसकी बहू, बहन, बेटी, जितने भी जो उनके कजिन्स हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि जहां प्रत्याशी नहीं जा पाए वहां मैं जाऊं, उसको टच करूं, उसके दरवाजे को खटखटाऊं, उससे वोट की निवेदन करूं कि हाँ मेरे पक्ष में आप वोट करो। क्योंकि देखिए 5 साल बड़ा अहम होता है। हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं दीपिका, तो निश्चित तौर पर वो 5 साल जब जी, और क्योंकि 5 साल तो नेता के, लेकिन वो एक दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो जनता का होता है। और जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नेता जो जनता के समक्ष रखते हैं, उसका फिर रिजल्ट, उसका फिर भविष्य, उसका फिर फैसला जनता ही करती है। जब वो ईवीएम में जब मतदान करने पहुंचती है और उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करती है। लेकिन क्या फैसला होगा, क्योंकि कल वोटिंग होनी है, मताधिकार का प्रयोग सभी को करना है और इसलिए अपील पहले की जा रही है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान करिए, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। इसी के